जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप सब ठीक होंगे जी। मुझे काइंडली बता दें, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चैट में बता दें जी काइंडली। चलें जी, वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट जी स्टूडेंट्स का, तो फिर इकट्ठे स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे जी। और होपफुली जी पीएमएस आप लोगों का एक्सटेंड हो गया। तो आपकी कैसी आपकी तैयारी जा रही है जी पीएमएस? अच्छी जा रही होगी आई होप। आपको जो है अब तो एक्सटेंड भी हो गया। एंड होपफुली जी आप लोग ये माइंड में रखें, जून के फर्स्ट वीक में जो है वो स्टार्ट होगा जी। जी जी जी, कंडक्ट, हाँ यही बातें सुनने में आ रही हैं जी। जून के फर्स्ट वीक तक आपका स्टार्ट होगा। बाकी श्योरली कुछ भी नहीं कह सकते। जी जी एग्जैक्टली जी, 4 जून से आपने सुना बिल्कुल, यही फर्स्ट वीक जो है जून का, यही चीजें गर्दिश में हैं जी। हॉलीडेज जिस तरह आपका पिछला टाइम टेबल है ना, उसी हिसाब से फिर आपका नया आएगा। जो एंड वाले ऑप्शनल्स होते हैं वो तो मेरे ख्याल में जरा अ, देर से होते हैं, एंड में होते हैं। उनमें हॉलीडेज तो मेरे ख्याल में नहीं होते जी। पेपर आपके कंसेक्यूटिवली होते हैं। एमपीटी तो स्पेशल की, हाँ जी इंशाल्लाह होपफुली टाइम पर ही होगा। ये पीएमएस भी आपका एक्सटेंड होने की 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये क्लैश आ रहा था शायद, और दूसरा वो जो केस पुटअप किया था उन्होंने कि आपने जल्दी जो है वो नोटिस के बाद वो कर दिया, पेपर अनाउंस कर दिया। चले जी, तो होपफुली आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग, आई होप एंड 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 होना भी इसी तरह चाहिए कि आप लोगों की तैयारी खैर से मुकम्मल होनी चाहिए इस वक्त तक। आज एक फ्री रिवीजन लेक्चर है। ये टॉपिक्स मैंने चूज किए आप लोगों के लिए, जो अमूमी तौर पर पेट क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक तो आपका बिहेवियरिज्म पर आता है, दूसरा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर। तो डोमेन को जरा वाइड बनाने के लिए अगर कलेक्टिवली इन दोनों टॉपिक्स को मैं समझाता या उस पर बैठते हम लोग बात करना, डिस्कशन करना, तो वो लंबी डिस्कशन हो जाती, तो इसलिए आपकी रिवीजन नहीं हो पाती। तो मैंने एक आपका बिहेवियरिज्म का ये किया है जी। उसके साथ ही साथ आपके 3 मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में से 3 फिलोसोफर्स को आज के रिवीजन लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक यूं समझ लें कि रिवीजन लेक्चर है। मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं कि चीजें यहाँ पर ज्यादा डेप्थ वाली नहीं होंगी, पेपर ओरिएंटेड ही चीजें होंगी जी। तो माइंड में आप उसी हिसाब से बैठें, क्योंकि
अभी ये टाइम आपका नई चीज कंज्यूम करने का खत्म हो गया है, ठीक है। जी मैं आपकी जो बाकी क्वेरीज हैं जी वो एंड में हम उनको एड्रेस कर लेंगे। तो खैर जी, तो बस अभी आप ये चीज माइंड में रखें कि ये आपके रिवीजन लेक्चर है, और बी क्लियर, आराम से बैठकर सुने लेक्चर को, एंजॉय करें। आई होप आप लोग बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं। इन पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं, तकरीबन हर दफ़ा ही आ जाते हैं। तो कमेंट्स भी ऑफ कर दूं, देखूं ज़रा मैं किस तरह ऑफ कर दूं। चलो मैं चैट ही ऑफ कर दूंगा जी, कमेंट ऑफ करना ये कोई लाजनल बात है जी। चलो आई बी शेयरिंग द स्क्रीन, उस पर गौर कीजिएगा। चलें, अच्छा जी, अबाउट माई इंट्रोडक्शन जी, आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इस्लामिक स्टडीज, यासिर शाह, एंड आई हैव बीन मेंटरिंग सिंस 2019 जी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ये लिखे हुए हैं हमारे, तो इस पर स्टार्ट करते हैं बिहेवियरिज्म से। सबसे पहले ये है कि अपने माइंड को क्लियर रखें जी। चैट्स को मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ज़्यादा ज़रूरी अगर आवाज़ की डिस्टॉर्शन हो या कोई ऐसा मसला हो तो आप लोग कोई 3-4 मैसेजेस कर दीजिएगा। लेकिन बाकी जो भी चीज़ें हैं, आप अपने पास नोटबुक, आपकी कॉपी पेन, उसमें लिख लीजिएगा। एंड में भी उसको देख लेंगे हम। किसी को मीनवाइल अगर कोई चीज़ जो है वो रिटेन करने में या समझने में कुछ मुश्किल हो रही है तो उसको भी एड्रेस किया जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ये ना समझे कि रिवीजन क्लास है तो फिर आपको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, नहीं। सब कुछ जो है वो एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। बस अब जो है वो हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, तो सुनिएगा जी बात को। पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेज होती हैं। तो एक अप्रोच आपकी होती है बिहेवियरिज्म अप्रोच, दूसरी आपकी होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल। अब ये दो मेजर अप्रोचेज हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की। अब दोनों अप्रोचेज आपके करिकुलम, जो आपका ये जो एफपीएससी के आउटलाइन है उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें से आज हमने जो रिवीजन का एक टॉपिक बिहेवियरिज्म पर रखा है, उसके बाद हम इकबाल को पढ़ेंगे, उसका पॉलिटिकल थॉट खुदी के हवाले से और उम्मा के हवाले से। मवर्दी के जो है वो इमामत का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। एंड में खुल्दूम साहब ने जो असाबिया और राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन के हवाले से डिस्कशन किए, वो देख लेंगे जी। मेरी आवाज़ जी अगर आपको कहीं पर कम या ज़्यादा लगे तो उसको जो है आप लोग बेयर कीजिएगा जी। तबीयत मेरी ज़रा नासाज है 1-2 दिन से, तो उस हिसाब से आप लोग बाकी ये है कि लेक्चर के जो हवाले से सारी चीज़ें हैं, स्लाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको मैं एंड में फिर शेयर कर दूंगा नंबर, आप उसमें से ले लीजिएगा जी। बाकी स्लाइड्स में ऐसा कोई ऐसा है नहीं, ये सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस को स्लाइड पर स्टडी करना ज़रा मुझे ऑड लग रहा था, लेकिन ये है कि ड्राइंग बोर्ड अवेलेबल नहीं था जी मेरे पास, इसलिए फिर स्लाइड पर ही जो है उसको अरेंज कर लिया ताकि आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनी रहे और आपको बोरियत ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब बाकी क्वेश्चंस आप अपने एंड के लिए रखें, और जो भी चीज़ें आप लोगों को एंड में उसको प्रॉपरली एड्रेस की जाएंगी, ठीक है। यहीं पर ही हम लोग एंड ट्राई टू स्टे टिल एंड जी, क्योंकि ये सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। अगर ये टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाते हैं यहाँ पर, तो उस पर फिर आप पास पेपर्स में अटेम्प्ट करके उसको जो है पूरा वैल्यूएट करवाएंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। चलिए, अब बिहेवियरिज्म क्या है जी? बिहेवियरलिज्म बेसिकली आपकी एक अप्रोच है टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। अब इस अप्रोच में होता क्या है, आप इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। अब क्या जरूरत पड़ती है इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करने की, जरा इसका कॉन्टेक्स्ट जानते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए कुछ इवेंट्स हैं हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरा रिवाइज करें जी। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद हुआ कुछ यूं कि आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज पब्लिकली अवेलेबल होना शुरू हो गई। अब नॉलेज तो पब्लिकली अवेलेबल होना शुरू हो गई आपकी, उससे जो आपके स्कॉलर्स थे उन्होंने नॉलेज को स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया। यानी कि
स्पेशलाइजेशन से मुराद यानी कि आपकी जो नॉलेज है उसकी तफरीक होना शुरू हो गई, नेचुरल साइंस और सोशल साइंसेस। अब सोशल साइंसेस में जब इसकी तफरीक होना शुरू हो गई तो पॉलिटिकल साइंस को भी सोशल साइंस तस्लीम करने लग गए लोग। ये गालिबन 1950s के बाद की बात है जी। तो इससे फिर ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं आपके, ये जो आपके स्कॉलर्स हैं जिनकी एफिलिएशन पॉलिटिकल साइंस से थी, उन्होंने कहा कि सोशल साइंस इससे क्या हो जाएगी, दब जाएगी। तो इसलिए नेचुरल साइंस को यूज किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, ताकि डेटा को तरजीह दी जाए और सोशल साइंसेस को बेहतर बनाया जाए। अब बिहेवियरिज्म जो अप्रोच आपकी है वो कहती ये है कि इंडिविजुअल जो है आपका वो सेंटर ऑफ एनालिसिस होना चाहिए। उस पे फिर आप उसके बिहेवियर्स को एनालाइज करें, बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद उस पर आप साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करें ताकि आप सोशो पॉलिटिकल जो रियलिटीज हैं आपकी उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज क्या होती हैं आपकी? कोई यहाँ पर कमेंट करना चाहेगा जी, बताएगा सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? आप पीएमएस के एस्पायरेंट्स हैं, अपीयर होने वाले हैं जी। सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज जल्दी से जी कमेंट कर दें काइंडली। पब्लिक अफेयर्स और कुछ और सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज, सोशल इश्यूज, आपकी इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, अब ईस्टर्न का भी इसी पर कमेंट है जी। इसके बाद ईस्टर्न ने 8 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। एग्जैक्टली जी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, लिटरेसी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अब यही बातें, इन्हीं सारी बातों को महवर बनाया गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ एनालिसिस बनाया गया। अब साइंटिफिकेशन की बात की जा रही है बार बार यहाँ पर। साइंटिफिक मेथड को जो है वो इस्तेमाल किया जाए सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, इंडिविजुअल को यूनिट ऑफ एनालिसिस बनाया जाए, ये सारी चीजें गर्दिश कर रही थी। अब इसके बाद हुआ यूं कि जो आपकी जो सब्जेक्ट मैटर पॉलिटिकल साइंस का जो है ना, उसको फिर इन्होंने इसके साथ कॉर्नर कर दिया कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो भी आपका क्या होने शुरू हो गया, शामिल होना शुरू हो गया एज अ सब्जेक्ट मैटर पॉलिटिकल साइंस। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या चीज है, या साइंटिफिक मेथड किस तरह आप सोशल इश्यूज पर अप्लाई कर सकते हैं? मेन जो इसकी अप्रोच थी वो ये थी, क्योंकि ईस्टर्न चाहता था, या ये जो बिहेवियरिज्म अप्रोच वाले ये चाहते थे, एग्जैक्टली जी, जो ऑब्जर्वेबल रियलिटीज हैं आपकी, ऑब्जर्वेबल फिनोमेनाज हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाली चीजें हैं, वो चीज इस पर अप्लाई की जाए। अब यही सारी चीजें हैं, जब आप इनको साइंटिफिकेशन के थ्रू पढ़ते हैं तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए साइंटिफिक मेथड की। अब यहाँ पर थॉरली तो मैंने आपके लिए साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं वो नहीं लिखे, लेकिन वेरी क्विकली, वेरी ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ वर्बली, और इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि साइंटिफिक मेथड के लिए क्या क्या स्टेप्स जरूरी होते हैं। उसको फिर हम आगे जाके एक क्वेश्चन रेज होगा, वहां पर फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आप गौर से सुनिएगा जी, छोटी सी चीज है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी नेचुरल साइंस पर जो है वो अप्लाई की जाए, ऑब्जर्वेबल फिनोमेनास पर अप्लाई की जाए, ऐसे फिनोमेना जिसके कोई कॉज एंड इफेक्ट हो। अब ये सारी बातें जब आप सुन रहे हैं तो आपको क्लिक कर रहा होगा कि ईस्टर्न यही चाहता था, यानी बिहेवियरल अप्रोच वाले यही चाहते थे कि सोशल साइंस को भी एज अ नेचुरल साइंस लिया जाए। ठीक है, ये बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? साइंटिफिकेशन की जाए उसकी भी, ताकि रियलिटीज को, ताकि जो डेटा आपका एक्सट्रैक्ट हो सके उसको आप प्रॉपरली जो है वो क्या कर सके, एनालाइज कर सके, रिजल्ट्स आपके क्या हो, वेरीफाइबल रिजल्ट्स। तो ये सारी चीजें बनाकर इन्होंने इसलिए फिर इसको फरोग दिया कि साइंटिफिकेशन हो इस चीज की। अब साइंटिफिक मेथड्स के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जी, कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर 6। तो मैंने भी इसके लिए इसी इसी हवाले से आपके लिए कुछ 6 स्टेप्स आपको वर्बली बता देता हूँ, ताकि आपको ये चीज बात समझ आ जाए। कभी आप पेपर में कोई केस स्टडी, एग्जैक्टली जी यही यही बातें हैं। आपने यहाँ पर 5 स्टेप्स बता दिए, मैं आपको चंद 1-2 एक्स्ट्रा स्टेप्स बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए चीज को समझना। सबसे पहले आप रिसर्च, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका माइंड में आता है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक पेन हाथ में उठा रहे हैं,
एक क्वेश्चन रेज होता है ना जी, सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है। आप पेन उठा रहे हैं हाथ में, अब पेन को आप छोड़ रहे हैं तो पेन कहाँ जाएगा? नीचे। अब आपने क्वेश्चन किया, अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज हुआ कि यार ये पेन नीचे क्यों जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस आपकी क्या होती है? फॉर्मुलेट, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गया। उसके बाद उस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है कि ये जो क्वेश्चन रेज हुआ है यहाँ पर, क्या वाकई में इसी तरह होता है? तो उसके लिए फिर ऑब्जर्व करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन होगी आपकी। ठीक है, कि वाकई में करके देखा जाएगा कि यार यहाँ पर बात कही जा रही है पेन को छोड़ने से पेन नीचे जा रहा है, तो ऑब्जर्व करें और एक्सपेरिमेंटेशन करें कि क्या वाकई में ये नीचे जा रहा है। जी, क्वेश्चंस मैंने आपको कहा एंड में कीजिएगा। इनपुट आउटपुट मॉडल, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की तरफ बात जा रही है। बिहेवियरलिज्म आपकी ये वाली अप्रोच है, साइंटिफिकेशन वाली अप्रोच है। बात को समझिए जरा जी। अगर आपके लिए नई चीज है तो ये रिवीजन लेक्चर है। जिनको ये नया लग रहा है, और जो सीएसएस के सिर्फ खुसूसी तौर पर सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो इस जो है वो टॉपिक तक सिर्फ सुने बैठकर, आगे वाली जो लेक्चर्स हैं ये वो उनके लिए रिवीजन में। बाकी ये सिर्फ टॉपिक आपका पीएमएस में इंक्लूड है। ठीक है, अच्छा। तो बात ये है कि उसके बाद डेटा कलेक्ट करते हैं आप लोग, एंड देन उस डेटा को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं मुख्तलिफ पैटर्न्स में, और फिर टेस्ट करके फिर उसको वेरीफाई करते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के। अब ये स्टेप्स तो हैं जी। अब साइंटिफिक मेथड को सोशल साइंस में किस तरह अप्लाई किया जाता है? क्योंकि सारी डिस्कशन जो है, सेंटर ऑफ डिस्कशन यही की जा रही है इस बिहेवियरिज्म अप्रोच में कि साइंटिफिकेशन की जाए। बार बार यही चीज रिपीट होती थी कि साइंटिफिकेशन की जाए, साइंटिफिकेशन की जाए। सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाए, एनालाइज किया जाए, रेगुलरिटीज, इसके सारे स्टेप्स, फिर आगे उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है जी मेरा आपसे, इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे, और गौर से सुनिएगा। और सबसे पहले मुझे वो लोग जवाब दें जिसको इसका आंसर या एग्जैक्ट फिगर ना पता हो। क्वेश्चन सुनिएगा जी। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनको महंगाई असर करती है? कितने परसेंट लोग हैं? अब जिनको नहीं पता काइंडली वो आंसर करे जी मुझे पहले, जिनको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। पाकिस्तान में कितने परसेंट लोगों पर महंगाई इफेक्ट कर रही है? जल्दी आंसर करते जाए आज ही। गुड, ठीक है। 70, 80, 60, 60%। ठीक है, अब अटेंटिव रहिएगा जी, बातों को समझिएगा जरा। अब आपको भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज एक समझ आएगी। अब सारा मकसद जो है वो बिहेवियरलिज्म अप्रोच का, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता था, ठीक है जी, गुड जी, ठीक है। अब समझिए जी बात को। 100%। थैंक यू फॉर आंसरिंग लाइक दिस जी। मैं अभी आपको एक चीज समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर गौर कीजिए जी एक चीज, यहाँ पर 100% किसी ने लिखा है, किसी ने 75%, किसी ने 30%, किसी ने 60%। अब क्वेश्चन क्या किया गया कि कितने परसेंट महंगाई इफेक्ट कर रही है। अब अप्रोच बात हो रही है यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच की। अब किसी ने 100% लिखा, किसी ने 75% लिखा। अब यहाँ पर जिसने 100% लिखा है उसका क्या हुआ? ये एक पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि उनको पता नहीं था कि एग्जैक्ट डेटा क्या कह रही है। किसी ने 75 लिखा तो ये उनका भी पर्सनल ओपिनियन हुआ। किसी ने 40 लिखा, किसी ने 60 लिखा, तो ये सब आपने क्या लिखा? अपना परसेप्शन, अपना पर्सनल ओपिनियन, मुल्क के हालात देखकर। इसी तरह जब आप डेटा को एग्जैक्ट फिगर में कहीं से जाकर ये जो आपके सर्वेज होते हैं, इकोनॉमिक सर्वेज या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक के सर्वेज होते हैं, उनमें जाकर देखेंगे तो वहां पर आपकी जो डेटा है वो क्या करेगी? डिफर करेगी। अब इसी तरह यहां पर यही बात की जा रही है कि इस अप्रोच में जो आपका रियलिटी है वो बायसनेस के थ्रू शेप होती है। इसी चीज को खत्म करने के लिए यहां पर साइंटिफिकेशन की बात की गई। बात को समझिएगा जी। अब जिन्होंने 100% कहा, उनको उनके साथ जो है यूं समझ लें कि सराउंडिंग्स में उन्होंने ज्यादा ये चीज देखी होगी, इसीलिए उन्होंने देखा होगा कि यार ज्यादा लोगों पर ये चीज अफेक्ट कर रही है। अब आपके सराउंडिंग में 10 लोग हैं, 10 में से अगर एक चीज इफेक्ट 3 लोगों को कर रही है तो आप कहेंगे यार इसका इफेक्ट 30%। किसी और के
एग्जैक्टली सब्जेक्टिव ट्रुथ की बात की जा रही है। अब किसी और के सराउंडिंग में 10 लोग हैं और ये एक चीज इफेक्ट ही कर रही है 10 लोगों पर, तो वो कहेगा यार इसका जवाब 100%। तो यहाँ पर जो रियलिटी शेप हुई आपकी, वो बायसनेस के थ्रू शेप हुई। अब इसी चीज को खत्म करने के लिए, इसी चीज को जो है वो सेपरेट करने के लिए आपकी इस अप्रोच को फरोग दिया गया। और यही जो स्कॉलर्स हैं आपके, वो ये कहने लगे कि साइंटिफिकेशन के थ्रू आप रियलिटी को प्रूव करें। यानी कि जो आपकी डेटा है, जो आपकी सराउंडिंग में आप जो चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक वेरीफाइबल चीज हो। इसी तरह आप क्या कर पाएंगे, इसकी साइंटिफिकेशन कर पाएंगे और आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये आपकी है साइंटिफिकेशन। ये आपका बेसिकली था बिहेवियरिज्म जो ईस्टर्न ने कहा। अब इसके बाद ईस्टर्न कहता है इसके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिहेवियर। अब ये बात आप समझ गए जी, बिहेवियर में बायसनेस आती है, ये सारी चीजें होती हैं, सब्जेक्टिव ट्रूथ होता है। यहाँ पर आप सब लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में, लगता है एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी। परसेप्शन जो है ना आपकी, वो अक्सर परसेप्शन अक्सर जो है वो डिफर करती है आपकी रियलिटी से। ये बात समझ आ गई जी, क्लियर हो गए जी? तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बढ़ते हैं जी, जल्दी बताएं जी। चलें, अब इसके ईस्टर्न ने कहा कि इसके कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू आप ये सारी चीजें साइंटिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है रेगुलरिटीज पर। बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं, जब आप उनको नोट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। अब ऊपर जाकर देखिए, जो स्टूडेंट्स ने कुछ मुख्तलिफ जवाब दिए, मिसाल के तौर पर 10 स्टूडेंट्स ने जवाब दिए, तो 10 में से 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने 30% का, 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने 75% का। अब ये हुआ क्या? ये एक 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 यूं समझ लें कि स्पेसिफिक पीपल के, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के आपने स्पेसिफिक बिहेवियर्स नोट किए, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, एक रेगुलरिटी आपने देख ली। अब उसके बाद आपने ये कलेक्ट कर लिया जी, उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस आता है। अब ईस्टर्न कहता है कि हर वो बिहेवियर रियलिटी होता है जो क्या हो सके? वेरीफाई हो सके। इसका फोकस ज्यादा से ज्यादा वेरिफिकेशन पर इसलिए है, क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि इसकी साइंटिफिकेशन हो, आपके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हो वो क्या हो सके? साइंटिफिक स्टडी के थ्रू, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू थ्रू आपके क्या प्रूफ हो सके। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताई उसने जी। टेक्निक्स वर्बली आप सुन लें। सर्वे बताया उसने एक टेक्निक, क्वेश्चनियर्स बताए, क्वेश्चनियर के थ्रू आप जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सर्वे के थ्रू मैथमेटिकल मेथड उसने कुछ बताए, और जो है वो इंटरव्यू कर सकते हैं आप। तो ये कुछ उसने काफी सारी 5 6 7 8 कोई टेक्निक्स बताई, पोल्स कर सकते हैं आप, मुख्तलिफ टेक्निक्स बताई जो है वो, जिससे आप डेटा सारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है वैल्यूज की बात। अब नोट कीजिएगा जी, यहाँ पर गौर से सुनिएगा इस बात को, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और वैल्यूज की बात। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी वैल्यूज की बात की जा रही है। अब साइंटिफिक जो मेथड है या साइंटिफिकेशन के लिए जरूरी ये है कि आप किसी भी चीज को जब स्टडी करते हैं तो आपके पास क्या हो? हार्ड फैक्ट्स हो। साइंस आपकी किस चीज पर बिलीव करती है जी? हार्ड फैक्ट्स पर बिलीव करती है। तो लिहाजा डेटा एक्सट्रैक्ट करते वक्त अपनी वैल्यूज जो हैं आपकी, अपने बायसनेस है, उसको क्या करना चाहिए? साइड करना चाहिए। यही चीज आपने पीछे नोट की जो हमने बात की कि सब्जेक्टिव ट्रुथ वाली बात, कि कुछ लोग सामने देख रहे होंगे, 10 में से 10 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि ज्यादा जो है वो यहाँ पर जो है वो महंगाई इफेक्ट कर रही है। कुछ लोगों के यहाँ 10 में से 3 लोग जो है उन पर असरात हो रहे होंगे, तो वो कहेंगे यहाँ पर कम जो है वो असर हो रहा है। जबकि जो डेटा है आपका, जो प्रॉपरली यू समझ लें कि कलेक्ट किया गया है, वो आपका डिफरेंट होगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि अपने वैल्यूज को आप साइडलाइन कर दें, इस तब जाके आपकी साइंटिफिकेशन हो। अच्छा, उसके बाद क्वांटिफिकेशन। अब क्वांटिफिकेशन का क्या मकसद? मैटर को स्टडी करना।
ह्यूमन इमोशन को क्वांटिफाई करना, ठीक है, ताकि आप थ्रू डेटा कलेक्शन। अब ये सारी चीजें क्यों? इसलिए ताकि आपका डेटा जो है वो एम्पिरिकली उसको आप प्रूव कर सकें, क्योंकि क्वांटिफिकेशन की बात की जा रही है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक और क्वेश्चन आ रहा है जी, जेंडर बायसनेस इन पाकिस्तान कितनी है जी? मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे जिसके साथ ये ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ होगा वो कहेंगे कि यहाँ पर 99.9% है। जिसके साथ कम एक्सपीरियंस हुआ होगा वो कहेंगे जी बिल्कुल 10% है। तो अगेन बात कहां पर आ रही है? ये क्या करती है? डिफर करती है। इसीलिए इसको क्वांटिफाई करना, डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट करना, तब जाके आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा डेटा मिलेगा जिसको आप एम्पिरिकली प्रूव कर सकें, क्वांटिफाई कर सके। क्वांटिफिकेशन, ह्यूमन इमोशन को क्या करना? क्वांटिफाई करना, ये आपकी होती है क्वांटिफिकेशन। उसके बाद सिस्टमाइजेशन। अब सिस्टमाइजेशन क्या है? जब आप साइंस की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है हर चीज को एक सिस्टमेटिक वे में आप फॉर्मुलेट करेंगे, तभी जाकर आपको एक कोहेरेंस मिलेगी जी। इसी तरह ये, तो इसीलिए ये भी यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि स्टेप बाय स्टेप मूव करना, सिस्टमेटिक वे में मूव करना, तभी जाकर आपको क्या मिलेगा? हकीकत तक आप पहुंच पाएंगे। तो ये चीज होती है आपकी सिस्टमाइजेशन। उसके बाद प्योर साइंस। अब प्योर साइंस वाली बात समझिएगा जी। अब प्योर साइंस की बात कैसे की जा रही है? यहाँ पर ईस्टर्न कहता है कि सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस को भी प्योर साइंस की तरह लिया जाए। अब प्योर साइंस की तरह लेना क्या है, जरा मुश्किल है इसको। अब साइंस आपकी किन चीजों से डील करती है जी? जो ऑब्जर्वेबल रियलिटीज हो, ठीक है, ऑब्जर्वेबल रियलिटीज होंगी तभी आपकी साइंस डील कर पाएगी उससे, यानी कि सन, मून, ये सारी चीजें। अब इमोशन तो आपकी जो है वो यूं समझ लें एक ऐसी रियलिटी, ऑब्जर्व ऑब्जर्व तो आप नहीं कर सकते, या इकोनॉमी को तो आप इस तरह नहीं देख सकते। इसी तरह ह्यूमन जो बिहेवियर है वो किसी दिन फर्क होता है, किसी दिन फर्क होता है। आज आज के दिन मिसाल, मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, तो मैं, मेरा बिहेवियर आपके साथ क्या होगा? अच्छा होगा। कल के दिन मिसाल के तौर पर मेरा दिन अगर बुरा गुजर रहा है तो मेरा मूड भी खराब होगा। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है बेसिकली? वो वक्तन फवक्तन चेंज होता रहता है, वो सर्कमस्टांशियल है। इसीलिए प्योर साइंस की तरह इसको ट्रीट नहीं किया जाता। आज आपने एक सर्वे किया, आज आपने एक डेटा कलेक्ट किया, अच्छा मूड था, तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कल आप डेटा कलेक्ट करेंगे, आपका मूड अगर खराब होगा तो क्या होगा? आपको डेटा डिफरेंट मिलेगा। तो लिहाजा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। यही बात यहाँ पर जो है वो प्रूव हो गई कि इसको एज अ प्योर साइंस लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर सर्कमस्टांशियल है। इसीलिए इसको प्योर साइंस लेना क्या है? मुश्किल है। जबकि ईस्टर्न कहता है कि इसको एज अ प्योर साइंस लिया जाए। आखिरी कैरेक्टरिस्टिक आता है जी इसका, इंटीग्रेशन का। अब इसका क्या मकसद है? इसका यही मकसद है कि वो कहता है कि इसको इंटीग्रेट करके लिया जाए नेचुरल साइंसेस के साथ। अब इसलिए ताकि सोशल साइंस इंप्रूव हो सके। अब डेटा को तरजीह बनाने की बात की ना इसने, तो डेटा को तरजीह जब बनाएंगे आप, तो जाहिर सी बात है आप सारे डिसिप्लिन को, जहां जहां से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो उनको आप क्या करेंगे? आपस में इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि आपका जो फिनोमिनाज हैं वो आइसोलेशन में स्टडी नहीं हो सकते। तो इसने भी उसी बात पर जोर दिया और इसने कहा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला करेक्टरिस्टिक अप्लाई होगा। तो ये आपका छोटी सी जो है वो रिवीजन थी इसकी, इस वाले टॉपिक की। इसके बाद हम बढ़ते हैं इकबाल की तरफ। ये बात आपको मेरे ख्याल में रिवाइज हो गई होगी अच्छे तरीके से, आपका ईस्टर्न का बिहेवियरिज्म पर। अगर किसी को कोई बात समझ ना आए तो काइंडली पूछ लें जी। चलें, जबरदस्त। अब इकबाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले एक चीज देख लें। यहां पर बात की जा रही है कॉन्टेक्स्ट की थोड़ी सी। तो हर फिलोसोफर को पढ़ने के लिए उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना लाजमी होता है, क्योंकि वो अपने पीरियड का प्रोडक्ट होता है, वो अपने कॉन्टेक्स्ट का पीरियड होता है। इसी तरह इकबाल की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ उम्मा या थ्योरी ऑफ आगे जो आपकी खुद ही आएगी,
जी आप केस स्टडीज के साथ बिल्कुल बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। वैल्यूज आपके हार्ड एक 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 वक्त में या तो एक मैसेज कर लेंगे। डिटेल में जो है ना आप इसको अभी एंड में जाकर, अभी आपके तो एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी आप डिटेल में करेंगे तो आपको देख लें जी, यूट्यूब पर कोई लेक्चर देख लें, आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल में मिलना तो चाहिए जी डिटेल में। ठीक है, स्लाइड्स आपको जी, केस स्टडी जी आपको बिल्कुल जी, केस स्टडी डालेंगे तो ज्यादा हेल्प होगा। इसके लिए आप कोई क्वेश्चन ईयर बना लीजिएगा, कोई सर्वे छोटा सा बना लीजिएगा, क्वेश्चन आप ले लीजिएगा इसी तरह से, तो ये आपको ज्यादा हेल्प होगा। नेट से जी मिल जाएगा आपको, हर चीज मिल जाएगी जी, इंटरनेट से और यूट्यूब से। ये आप ना अपने क्या क्वेश्चन, वैल्यूज में हार्ड फैक्ट्स ना बनाए, वैल्यूज में हार्ड फैक्ट्स ना बनाए जाएं तो उस बिहेवियर की वेरिफिकेशन कैसे? नहीं तो एग्जैक्ट यही तो बात यहाँ पर की जा रही है ना, कि हार्ड फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वैल्यूज अपने पर्सनल बायसनेस को दूर रखा जाए। हार्ड फैक्ट्स चाहिए आपको, बिहेवियर की वेरिफिकेशन आपकी तभी होगी जब आप लोगों से मुख्तलिफ सर्वेज में उनकी डेटा कलेक्ट करेंगे। यही तो बात यहाँ पर की जा रही है कि वैल्यूज को दूर रखें जी, तब जाके आपकी ये क्या बनेगी, प्योर साइंस बनेगी। हार्ड फैक्ट्स मिलेंगे आपको, डेटा प्रॉपर एक्सट्रैक्ट होगी, तभी तो आपका एक रिजल्ट मिलेगा ना जी। ठीक है जी, एग्जैक्टली जी, बायसनेस से आपने दूर रहना है, तभी वैल्यूज को अपने आप से आपने साइड लाइन हो जाना है। अच्छा जी, इकबाल पर आ जाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था मैं जी, एवरी फिलोसोफर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम जी, तो इसलिए इसको कॉन्टेक्स्ट का समझना थोड़ा लाजमी होता है, ताकि आपको आप अंडरस्टैंड कर सकें कि उसने जो थ्योरी दी वो क्यों दी। तो इकबाल के हवाले से मैं यही बात बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक मेजर चीज है कि उसकी जो थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस हुई थी जब वो यूरोप में रहा था। अब यूरोप में जब वो रहा था तो उसने वहां पर मगरबी तहजीब देखी, वहां का असर सूख उस पर ज्यादा हो गया। तो वो सबसे पहले, आपको याद भी होगा, तो उसने एक तराना भी लिखा था इंडिया का, हिंदुस्तान का, एक कलेक्टिव जब होते थे, तो उसमें क्या हुआ, एक इंडियन नेशनलिज्म की फिजा इकबाल में बढ़ गई। अब 1905 से पहले का इकबाल और 1905 के बाद का इकबाल, उसमें जमीन और आसमान का फर्क, क्योंकि बाद में इकबाल कहाँ गया, ईरान गया, और वहां पर उसने इस्लामिक स्पिरिचुअलिज्म जो है उसकी जो है ग्रोथ को स्टडी किया। तो वो सारी चीजें स्टडी करने के बाद उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि यूरोप का सोसाइटी जो है वो इस्लामिक वैल्यूज से डिफरेंट है। जी एग्जैक्टली, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, यही सारी चीज। अच्छा, जी जी, चलें जी। मैं चैट को एक काम करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, ताकि हम प्रॉपरली अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाती है जी, मैसेजेस आ जाते हैं ना। अच्छा, तो इस्लामिक स्पिरिचुअलिज्म जो है उसने इसको स्टडी किया, तब इसको जाके बात समझ आई कि इस्लाम जो है आपका, उसकी वैल्यूज बड़ी डिस्टिंक्टिव हैं, डिफरेंट हैं यूरोपियन कल्चर से। उसकी फिर थिंकिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। उस वो कहना ये शुरू हो गया, इकबाल ने ये कहा कि इस्लाम का जो, यूं समझ लें, इस्लामिक नेशनलिज्म वो एक टेरिटरी में बाउंड नहीं हो सकता, वो एक यूनिवर्सल रिलीजन है। यूनिवर्सल रिलीजन है तो लिहाजा वो फिर क्या हो गया, एक उम्मा का कॉन्सेप्ट उसने फिर फॉर्मुलेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, उम्मा का कॉन्सेप्ट, इस्लामिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उसने फॉर्मुलेट किया। ये सारा उसका ये कॉन्टेक्स्ट था जिसमें उसने इस्लामिक स्पिरिचुअलिज्म की ग्रोथ को स्टडी किया, जिसके बाद उसने अंडरस्टैंड किया कि इस्लामिक नेशनलिज्म वो बड़ा ही डिस्टिंक्टिव एक चीज है यूरोपियन सोसाइटी से। अब उसकी थ्योरी देखते हैं जी। उसकी थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे उम्मा का कॉन्सेप्ट, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि खुदी का कॉन्सेप्ट। तो इकबाल कहता है कि इस्लाम जो है उसमें मुसलमान जब एंटर होता है तो वो एक कलमा पढ़ता है। अब उस कलमे में आप तौहीद का भी जिक्र करते हैं और रिसालत का भी जिक्र करते हैं।
तो इरिस्पेक्टिव ऑफ मसलक, इरिस्पेक्टिव ऑफ फिरका वारियत, कुछ भी हो, मुसलमान उस कलमे पर तो यकीन रखते हैं। तो लिहाजा ये क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ यूनिफिकेशन हो गया। ठीक है जी। मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए दो एलिमेंट्स बताए इकबाल ने, कौन कौन से, तौहीद और रिसालत। अब उन एलिमेंट्स के थ्रू क्या होती है, उम्मा यूनाइट होती है। आप गौर करें आपस में ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल पर्सनल बिलीफ्स, जो आपके मसालिक के रिलेटेड हैं, कुछ भी हो, आप सब लोग कलमा एक ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये चीज क्या करती है, आपको यूनिफाई करती है। यही बात इकबाल ने की कि ये जो है यूनिटी, ये आपकी क्या कहलाती है, एक उम्मा को फॉर्मुलेट करती है। अब ये चीज रियलाइज कौन करता है, ये चीज मर्द मोमिन रियलाइज करता है। इकबाल कहता है वो इंसान जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो, या जिसके अंदर क्या हो, खुदी का एलिमेंट। अब मर्द मोमिन के अंदर खुदी का एलिमेंट होगा। अब खुदी क्या होती है, खुदी, तो मैं देखो जरा स्लाइड में लिखी हुई है जी मैंने, हाँ जी। खुदी वो चीज होती है आपकी, जब एक इंसान को ये रियलाइजेशन होती है कि अल्लाह ताला ने उसको कितना पावरफुल बनाया है, उसको अशरफुल मखलूकात बनाया, उसके बाद अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बनाया यहाँ पर। अब ये सारी चीजें जब इंसान को रियलाइज हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाता है। इसको इकबाल ने कहा कि वो बंदा फिर क्या बन जाता है, मर्द मोमिन बन जाता है। अब खुदी को अचीव करने के लिए इकबाल ने दो मेथड्स बताए, यानी कि खुदी वही इंसान अचीव कर पाता है जो इन दोनों मेथड्स पर पूरा उतरता है। अब सबसे पहली क्या चीज होती है कि वो फकर को अपनाए। यहाँ पर मैंने ज्यादा डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये वर्बली मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीजें आपकी रिवाइज आपकी वर्बली हो जाएंगी। बहुत ही आसान चीज है जी। फकर को जब एक बंदा अपनाता है, तो वो क्या करता है, सारे वर्ल्डली जो डिजायर हैं आपके, उनसे दूर हो जाता है, सारी ख्वाहिशात से अपने आप को पाक रखता है। ठीक है जी। इसी तरह इश्क जो है वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ताकत है, जो यूं समझ लें एक एहसान है जो अल्लाह ने बंदे पर किया हुआ है। इकबाल कहता है कि इश्क के थ्रू इंसान अपने रब से भी कनेक्ट होता है, और दूसरे बंदों या दूसरे इंसानों से भी कनेक्ट होता है। तो इसीलिए इश्क आपका कहाँ से निकलता है जी, दिल से। अब दिल जो है आपका, वो अल्लाह का घर है। ये एक मशहूर मशहूर जो है वो आपके शायर हैं, वो भी यही कहते हैं, दिल विच रब रहता है। तो यही चीज इकबाल ने भी रियलाइज की कि यार वाकई में इश्क आपका तभी जो है आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे, जब आप ये रियलाइज करेंगे कि यार दिल हमारा, उसमें अल्लाह रहता है। दिल आपका हर दफा नरमी की तरफ आपको ले जाता है। आप पर्सनली भी इस चीज को नोट करें जी। लेकिन एक बात माइंड में रख लें जी, यहाँ पर आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो फलसफी का पॉलिटिकल थॉट लिखेंगे, अपना पॉलिटिकल थॉट आपने नहीं लिखना। ठीक है जी। और इकबाल दूसरी बात क्या करता है कि ब्रेन जो है आपका, वो डेविल्स होम है जी, वो शैतान का घर है। तो इन दोनों चीजों से एक बंदा क्या कर सकता है, खुद ही अचीव कर सकता है, जब उसको ये रियलाइज हो जाए कि अल्लाह ने उसको इतना पावरफुल बनाया है कि वो अपने आप को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। यानी कि एब्सटेन फ्रॉम मटीरियल नीड्स, वो फकर अचीव करे। वो जब फकर अचीव कर लेगा, दुनिया की लज्जत और ख्वाहिशात से अपने आप को दूर रखेगा, तो क्या होगा, उसको ये रियलाइजेशन होगी कि मैं पावरफुल हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, सारे इविल से अपने आप को दूर रख सकता हूँ। तो लिहाजा उसने क्या अचीव कर लिया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि खुद ही अचीव कर ली। उसके बरक्स दूसरा क्या मेथड है जी, इश्क को तरजीह देना, इश्क को महवर बनाना अपनी पर्सनैलिटी में। उसने क्या किया, एक इंसान ने दिल को तरजीह दी, यानी कि दिल में कौन रहता है जी, रब रहता है, अल्लाह रहता है। ब्रेन को उसने तरजीह नहीं दी। तो यही चीज बताना चाह रहा है इकबाल कि खुदी को अचीव करने के लिए दिल को फॉलो किया जाए, हार्ट को फॉलो किया जाए। ये छोटा सा इकबाल था जी। उसके बाद आते हैं जी हम अल मवादी पर। इकबाल की रिवीजन हो गई थी, अच्छी खासी हो गई मेरे ख्याल में। कोई ऐसी पॉइंट जो आपको समझ ना आई हो? इतना बड़ा क्वेश्चन जो है आप इस वक्त कर रहे हैं जी, इसको आप बात बात के लिए रखें जी। अभी मुझे ये बताएं कि इकबाल आपको समझ आ गया?
अब पॉलिटिकल थॉट ऑफ इकबाल जी आपको समझ आ गया, बाकी क्वेश्चंस आप बाद में रखें जी। इकबाल पॉलिटिकल थॉट आपको समझ आ गया जी। फकर मैं आपको बताता हूँ। फकर बेसिकली आपका होता है जब आप एक एक ऐसी जो है वो यूं समझ लें क्वालिटी है जिसमें आप क्या करते हैं, मटेरियल नीड से अपने आप को एब्सटेन करते हैं। यानी कि आप ये रियलाइज कर लें कि इस दुनिया की जो चीजें हैं इनसे आप क्या कर रहे हैं, डिजायर को कंट्रोल कर लें, आप दुनिया की लज्जत में ना पड़े। ये बेसिकली आपका क्या होता है, फकर अचीव करना, दुनिया की लज्जतों से दूर रहना, डिजायर्स को कंट्रोल करना, ये आपकी बेसिकली फकर होती है जी। अच्छा, मवर्दी पर मूव फॉरवर्ड करते हैं जी। अब मवर्दी आपका पैदा हुआ था जी 972 में, और जनाब जो है वो गुजर गए 1058 में। अब मवर्दी साहब को कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं जी। मवर्दी साहब जो थे वो बेसिकली बनु अब्बास जो था उस दौर में थे। अब और वो थे एडवाइजर खलीफा के। अब जब बनु अब्बास जो है वो डिक्लाइन फेस कर रहा था, तो एज एन एडवाइजर जाहिर सी बात है उनका ये काम था कि उनको असिस्ट करें ताकि उनकी जो खिलाफत है उसको कंसोलिडेट कर पाए, या अगर कंसोलिडेट ना कर पाए तो एटलीस्ट बचा सकें, क्योंकि वो बुरे डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। अब खतरा क्या था, मिस्र से फातमियों का खतरा था, तुर्कों से सल्जूक का खतरा था, और बुवाइद से एक ट्राइब थे शियों के, वो आपके इराक के सबर्ब्स में बहुत ही जो है वो रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो इसलिए फिर इस इस मखसूस जो है वो बनु अब्बास एक जो एम्पायर था उसको खतरा दरपेश आ रहा था कि ये टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि ताकत बढ़ रही थी जी, सल्जूकों की भी, फातमीज की भी बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उन्होंने काफी काम भी किए थे, इस तरह के लोग इनकी तरफ फिर मुतवज्जा भी हो रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखकर मवर्दी ने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी जिसको क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ इमामत। अब थ्योरी ऑफ इमामत देने का वही कॉन्सेप्ट है कि ये एडवाइजर था, इसको बचानी थी अपनी रियासत जो बनु अब्बास की रियासत। अब वो स्टार्ट करता है, विदाउट फर्दर अडू हम भी यही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपकी रिवीजन का जो है वो वरना मजा खराब हो जाएगा। तो वो स्टार्ट करता है कि जो बंदा, जो इमाम, जो आपका बेसिकली खलीफा होना चाहिए, उसकी 7 क्वालिफिकेशंस हों। सबसे पहली क्वालिफिकेशन आती है आपकी ऑर्गन्स जो है वो उसके इंटैक्ट हो, इंटेग्रिटी हो, लंगड़ा ना हो, कोई ऐसा कोई इसको अर्जा लायक ना हो, वो प्रॉपर एक मुकम्मल एक कंप्लीट इंसान हो ताकि वो जंग भी लड़ सके। उसके बाद उसके सेंसेस जो है वो भी इंटैक्ट हो, उनमें भी इंटेग्रिटी हो, मेंटली साउंड हो, वो प्रॉपरली उसके जो सारे आपके सेंसेस होते हैं, बाकी जो आपके जितने भी सेंसेस होते हैं वो भी काम करते हो। नॉलेज जो है उसके साथ उसको खास शगफ हो, मोहब्बत भी हो, सीख भी करता हो नॉलेज को, बहादुर भी हो, अक्लमंद भी हो, और उसमें करेज हो कि जस्टिस को डिस्पेंस कर सके, जस्टिस मुहैया कर सके लोगों को, रिस्पेक्टिव ऑफ रिच एंड पुअर। उसके बाद मेन चीज जो इसने महवर बनाई, वो क्या बनाई कि कुरैश से बिलोंग करता हो। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि इन सब ने क्या किया, ये जितने भी थे, ये अल फराबी, इनका यही काम था कि जहां पर ये काम करते थे अपने पॉलिटिकल मास्टर्स थे उनको क्या करना, ग्लोरीफाई करना। तो यही चीजें यहाँ पर आती हैं। इसने भी यही 7वीं क्वालिटी यही बताई कि वो कुरैश से बिलोंग करता। अच्छा, अब उसने उसके बाद बताया कि इसके कुछ मेथड्स होते हैं चूज करने। अब मेथड्स क्या है, सबसे पहला मेथड उसने बताया कि आप इलेक्शन करवाएं। अब वो इलेक्शन करने का क्या तरीका है कि या तो आप जो कैपिटल के लोग हैं वो उसको इलेक्ट करें जी, कैपिटल जो है उनका बगदाद जो था, उनके लोग इलेक्ट करें उस खलीफा को, या तो एक शूरा है वो फॉर्मुलेट करें 5-6 लोगों की के ऊपर जो मबनी हो, वो उनको इलेक्ट करें। अब ये चीज आप जरा नोट कर रहे होंगे कि ये यहाँ पर किसका खाका पेश किया जा रहा है, यहाँ पर आपको ये आगे जाके ये जस्टिफाई भी करता है कि ये मेथड इसके नहीं है, ये खुलफा राशिदीन के मेथड्स हैं। तो ये चीज ये भी यहीं पर कहता है कि शूरा फॉर्मुलेट की जाए जो उसको इलेक्ट करे। यहाँ इसका दूसरा तरीका है सिलेक्शन का। एक तो हो गई जी इलेक्शन, अब दूसरा कौन सा तरीका है जी, सिलेक्शन का। कि जो खलीफा जा रहा है, जाते हुए वो क्या करता जाए, आने वाले खलीफा को खुद ही सिलेक्ट करता जाए। अब ये इसने 2 मेथड्स बताए ताकि आपका जो आपकी यूं समझ ले रियासत थी, बनु अब्बास जो था, वो क्या हो सके,
डिक्लाइन से बच सके, ताकि प्रॉपरली उनका जो लीडर है उसकी लाइन ऑफ सक्सेशन का जो अमल है वो जारी रहे। इसीलिए यहाँ पर ये एक मेन बात यहाँ पर इसने कही कि कुछ भी हो जाए, जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये चीज इसने एक अच्छी पॉइंट रखी कि ये जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे 7 इसने क्वालिफिकेशंस बताई, इनको जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वो करेजियस भी हो, वो बहादुर भी हो, वो वाइस अक्लमंद हो, वो जस्टिस जो है वो डिस्पेंस कर सके, चाहे रिच हो या पुअर हो। इसी तरह नॉलेज का भी वो क्या करता हो, शगफ रखता हो, अच्छा खासा सेंसेस भी हो उसके काम करते हैं, और ऑर्गन्स भी इंटैक्ट हो, ताकि वो खुद भी जाकर हिफाजत कर सके और लड़ सके। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज कही उसने कि अगर इंटेग्रिटी ऑफ ऑर्गन्स उसकी जो है वो खत्म हो गई, कहीं पर उसका यूं समझ लें हाथ कट गया, टांग कट गई, कोई ऐसी चीज हो गई, किडनी फेलियर हो गया, ऐसी कोई सारी चीजें हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, खलीफा को रिमूव कर दिया जाए। अब यहाँ पर ऊपर भी यही बात की गई कि उसने एक मैंडेटरी चीज रखी थी कि आपके क्वालिफिकेशंस जो हैं वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाए। ये एक अच्छी पॉइंट भी है, मैंने इसको डिस्कस करके बताया आपको कि जब सारी चीजें इंटैक्ट होंगी तब आपका क्या है, कंप्लीट लीडर बन पाएगा। उसके बाद अगर अपनी मॉरल इंटेग्रिटी भी वो लूज कर ले तब भी खलीफा को रिमूव कर दिया जाए। यानी कि ये जो आपके सोशल वाइसेस होते हैं, यानी करप्शन हो गई, शराब नोशी हो गई, या इस किस्म की सारी चीजें हो गई, इसमें भी अगर वो गिर जाता है, अपने आप को घेर लेता है, तब भी खलीफा को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। अच्छा, उसके बाद इसने कुछ फंक्शंस बताए इमाम के, उन फंक्शंस को देख लेते हैं। मेजरली इसने 10 फंक्शंस बताए थे जी। सबसे पहला फंक्शन इसने बताया कि आपका जो है वो इस्लाम है उसको बिदअतों से वो बचाएगा, इसका मेजर फंक्शन है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या, कि रिलीजियस पनिशमेंट्स, रिलीजियस जो यूं समझ लें लिमिट्स हैं, वो खलीफा जो बनेगा वो अपनी रियासत में उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि प्रॉपरली खुलफा राशिदीन वाला निज़ाम आ सके। उसके बाद विल मेक श्योर कि जिहाद जो है वो लाजमी हो। अब जिहाद की क्या क्या मसलहत है, ताकि इस्लाम की ग्लोरिफिकेशन हो। अब वो क्या है कि ये जो खलीफा है ये सिर्फ आपका रियासत का या दुनियावी लीडर नहीं है, ये चाहता, इमामत का कॉन्सेप्ट इसने इसलिए दिया कि वो एक रूहानी पेशवा भी आपका बन सके। आपका जो लीडर है बेसिकली वो आपका क्या हो, रूहानी पेशवा भी हो। अच्छा, उसके बाद स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके जी, उसमें पूरी इसलिए ऑर्गन्स की इंटेग्रिटी हो, सेंसस की भी इंटेग्रिटी हो, ताकि वो स्टेट को जो है एक्सटर्नल एग्रेशन से क्या करे जी, प्रोटेक्ट कर सके। इसी पॉइंट को एलैबोरेट करते हुए मैं आपको ये बात बताऊं कि इसने ये भी कहा था कि जो आपका इमाम है, जो खलीफा है, वो क्या करे, वो आपका खुद कमांडर इन चीफ भी है फोर्सेस का, जरूरत के वक्त वो खुद जाकर लड़ भी सके। तो ये मेजर चीजें। अच्छा, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे जी, इंटरनल पीस को मेंटेन करे, ये सारी चीजें वो मेंटेन करे, खुद इसको लुक आफ्टर करे। गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, दोनों के लिए वो बराबर जस्टिस दे। ये उसकी मेजर क्वालिफिकेशन भी हमने बात की, दैट ही शुड बी केपेबल इनफ टू डिस्पेंस जस्टिस। यही बात यहाँ पर की जा रही है कि रिच को भी और पुअर को, गरीबों को और उमरा को, दोनों को वो प्रॉपरली जस्टिस डिस्पेंस कर सके, फेवरिज्म ना हो, किससे डरे भी ना। अच्छा, उसके बाद ज़कात और खराज जो है वो प्रॉपरली कलेक्ट करे जी, ज़कात मुसलमानों से, खराज जो लैंड टैक्स होता है जी। उसके बाद बैतुल माल को मैनेज करे प्रॉपरली, ताकि ज़कात का जो सिस्टम है वो भी मैनेज हो सके, और जो जो आपकी तरक्याती काम है वो भी हो सके। और उसके बाद एक और मेजर पॉइंट कि वो केपेबल लोगों को अपॉइंट करे, फेवरिज्म करके वो नाअहल लोगों को अपॉइंट ना करे। इससे क्या होगा कि आपकी जो रियासत है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। अब ये मेजर पॉइंट अभी आप समझ पाएंगे कि ये थ्योरी इसने दी इसलिए थी ताकि आपकी क्या हो सके, बनु अब्बास जो है वो कंसोलिडेट हो सके, वो बच सके अपने डिक्लाइन से। और एंड में वो एक चीज बताता है, वो कहता है कि वो जो खलीफा है वो अपना एक्सेस डायरेक्टली मेंटेन रखे पब्लिक के साथ। अब इससे क्या होगा, जब एक्सेस डायरेक्टली मेंटेन रखेगा पब्लिक के साथ, तो वो कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड रहेगा लोगों के मसाइल से। बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, यानी कि कोई उसका दूसरा अपॉइंटेड बंदा आ जाता है, वो अगर कोई ऐसी चीज कर देता है, यानी कि कोई ऐसी बात कर देता है
जो लोगों के बिल्कुल खिलाफ है और ये उस पर यकीन कर ले, तो लोग खसारे में चले जाएंगे, लोगों का नुकसान होगा। तो इसलिए इसने ये चीज मैंडेटरी रखी इब्ने खुल्दून ने कि जो इमाम है आपका, वो आपका क्या हो, डायरेक्टली पब्लिक को एक्सेस कर सके। अच्छा, अब यही सारा कॉन्सेप्ट कहाँ पर आपने देखा होगा जी? मॉडर्न डे में ईरान में देखा होगा आपने, विलायत फकी का कॉन्सेप्ट है जी। अब क्या चीज है वहां पर कि आपके जो 11 इमाम हैं वो आए गुजर गए। अब बीच में एक टेम्पररी आपका खलीफा है, सुप्रीम लीडर है, आयतुल्लाह। वॉट एक्सटर्नल एग्रेशन जी, कोई अगर जंग आ रही है, कोई लड़ना चाह रहा है कोई उससे, तो उससे आप डिफेंड कर सके अपने रियासत को। अच्छा, तो ये चीज आपने ईरान में नोट की होगी। ईरान में क्या होता है, विलायत फकी का कॉन्सेप्ट है। 12वां इमाम अभी आपका आना है वहां पर, अकॉर्डिंग टू देम। तो उस हिसाब से तब तक एक नायब इमाम वहां पर जो है वो उसका क्या किया गया है, उसको वहां पर अपॉइंट किया गया है। अब ये सारी चीज क्या है, मेजर इसका क्या रेलेवेंस बताई जा रही है यहाँ पर कि वो सब किस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं जी? कुरैश से बिलोंग करते हैं। और वो ये सारी चीजें यहाँ पर जो लिखी गई है वो खुद ही देखते हैं, बैतुल माल खुद ही देखा जाता है वहां पर सुप्रीम लीडर की तरफ से, ज़कात खराज, और लोगों के साथ डायरेक्टली उनकी क्या होती है, मीटिंग। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें इंक्लूडेड थी? थ्योरी ऑफ इमामत में। अब उसके बाद हम आते हैं खुल्दून साहब पर जी। खुल्दून साहब आपके बड़े, यूं समझ लें कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी थे, और इनकी बड़ी खिदमात हैं जी। इल्मुल इमरान के नाम से इन्होंने काफ़ी चीज़ें वो देखी हैं, हिस्टोरियन थे। अल मुकदमा इनकी एक बड़ी जो है वो मशहूर किताब है। सोशियोलॉजी में अक्सर लोग जो है वो आप में से स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे। इन्होंने ज़्यादातर काम जो है वो हिस्ट्री पर किया है। अब ये जो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन है, ये भी बेसिकली सोसाइटी के हवाले से इन्होंने बात की है, लेकिन यहाँ पर स्टेट के हवाले से क्रिटिकल एनालिसिस के लिए मेंशन कर सकते हैं कुछ टाइम। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू, क्योंकि देखें मैंने कॉन्टेक्स्ट की बात आपको क्यों बताई। ये कॉन्टेक्स्ट किस लिए बात की जा रही है? एवरी फिलोसोफर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर टाइम। ठीक है, ये बात समझ लें जी। ठीक है जी, समझ गए बात आप इसको? अच्छा, खुल्दून साहब जी वो काजी थे जब मिस्र में, वहां पर एंड एंड जो उनकी जॉब थी ना जी, आखिरी जॉब, वो मिस्र के काजी थे। अच्छा, वो बेसिकली तुनिसिया के थे। अब इनका कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि इन्होंने ये थ्योरी क्यों दी। अब मकसद ये था कि खुल्दून साहब खुद काजी थे, ठीक है। अब वो एक सरकारी ओहदे पर फायज थे। तो जो मुस्लिम स्टेट्स थी आपकी नॉर्थ अफ्रीका में, वो काफी ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस करती थी। कभी एक ट्राइब ऊपर आ जाता था, कभी दूसरा ट्राइब नीचे चला जाता था, इसी तरह ये साइकिल चलता रहता था। क्योंकि कभी किसी के पास ज्यादा ताकत आ गई, कभी किसी के लोग ज्यादा बढ़ गए, अलायंस बढ़ गए, तो ये ट्राइबल वॉर्स जो है वो शुरुआत से चलती हुई आ रही हैं। और अरब में तो खुसूसी तौर पर जो है ये चीजें, कबायली जंगें तो मशहूर है अरब में जी। जो सारा ये जो आपका अरब लैंड है, इसी तरह नॉर्थ अफ्रीका में भी उसी के असरात हैं, उसी के असरात थे उस वक्त भी। ट्राइब्स कोई ऊपर आ रही हैं, कोई नीचे जा रही है, ये सारी चीजें आपस में हो रही थी। तो अब इसका असर डायरेक्टली इब्ने खुल्दून पर पड़ रहा था। उसकी वजह ये थी कि वो एक सरकारी मुलाजिम था, वो काजी था। तो जाहिर सी बात है, एक हुकूमत आती है तो अपने लोग अपॉइंट करती है, दूसरे को वो जो है वो डिनोटिफाई कर देती है। यही चीज इब्ने खुल्दून के साथ हो रही थी। इस चीज से बचने के लिए, इस चीज से एस्केप करने के लिए, इब्ने खुल्दून ने राइज एंड फॉल ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसको आप आसान लफ्जों में सबसे पहले कहते हैं कि इसने असाबिया को एक्सप्लेन किया, थ्योरी ऑफ असाबिया दी। उसके बाद उस थ्योरी को प्रॉपरली फॉर्मुलेट किया किसमें? साइकिल ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। अब इसको देखते हैं जी। सबसे पहले उसने बताया कि असाबिया क्या है। असाबिया एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है टर्बन, ये जो आप पगड़ी बांधते हैं। अब पगड़ी जो है आपकी एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि एक सेंटर पॉइंट को, एक पॉइंट को महवर बनाकर, मेन पॉइंट बनाकर, वो उसके इर्द गिर्द क्या करती है? यूनाइट हो जाती है। तो इब्ने खुल्दून भी यही कहता है कि हर कौम में मल्टीपल असाबियास होते हैं।
अब उनके क्या होते हैं, बेसिस ऑफ यूनिटी क्या होती है? असाबियाज यानी कि वो बेसिकली ट्राइब्स, क्या ट्राइब्स की बात की जा रही है। जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? मेरे पास लिखा हुआ इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल जी। सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है जी? डिस्टॉर्शन तो नहीं है जी? जल्दी बताएं जी, टाइम की प्लीज। मेरी आवाज क्लियर है जी? सबको चैट में लिख दें जी, यस कर दें, यस कर दें, बस और कुछ भी ना लिखें। थम्स अप कर दें, डॉट कर दें जी। जी अच्छा जी, चलें जी। जी इंटरनेट जरा अनस्टेबल हो गया था, वेट कीजिएगा जी। अच्छा एक, चलें जी, तो हम खुलदूम साहब पर थे जी। ये डिस्ट्रप्शन जो है ना, जरा काम खराब कर देती है। अच्छा, अब ये सारी चीजें खुलदूम साहब कहते हैं कि असाबिया क्या करती है, ये एक आइडिया है जो क्या करती है, लोगों को यूनाइट करती है। अच्छा मेरी आवाज क्लियर है ना जी? कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? चलें, तो बेसिस ऑफ यूनिटी इसने बताए कि क्या चीजें हैं जो असाबिया को यूनाइट करती हैं। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, उसने कहा कि आपके जो है वो आपस में एक ब्लड शेयर करते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो सेम ट्राइब के होते हैं। ठीक है, सेम ट्राइब के होने से उनमें क्या होती है, एक 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 स्ट्रॉन्ग यूनिटी होती है। आप भी देखते होंगे, आपको अपनी फैमिली ज्यादा प्यारी होती है बनस्पत दूसरों की फैमिली से। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। ये उस वक्त के जो है वो अपने खुलदून साहब ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया था, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हर इंसान के अंदर ये चीज इन्फ्यूज होती है जी ऑलरेडी। उसके बाद दूसरी क्या चीज आपको जो है वो यूनाइट करती है? आपका रिलीजन, आपके यूं समझने के बिलीफ्स। यही बात इकबाल साहब ने भी छोटे बंद बंद छोटे से अल्फाजों में की थी। यही बात ये जो है वो खुलदून साहब भी यही कह रहे हैं कि रिलीजन क्या करता है जी, आपको यूनाइट करता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी मेजर चीज जो असाबिया को यूनाइट करती है, वो आपकी शेयर्ड हिस्ट्री या शेयर्ड कल्चर होता है। अब आपस में जो लोग, जिनका कल्चर जो है वो शेयर्ड है। जी मेरी आवाज क्लियर है? जी अच्छा, तो वो हिस्ट्री भी शेयर करते हैं, अपनी कल्चर भी शेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब सेम ट्राइब से होंगे लोग, तो सेम ट्राइब से होने के बाद उनमें क्या होगी, एक यूनिटी बढ़ेगी। अच्छा जी, डिस्टॉर्शन जब हो तो काइंडली मैसेज कर दिया करें मुझे, ताकि मैं स्टॉप हो जाऊं, ताकि लेक्चर जो है हमारा वो जाया ना जाए। अच्छा, अब इसी तरह खुल्दून कहता है कि एक स्टेट में मुख्तलिफ असाबियास होते हैं। असाबियास मैंने आपको बताया कि असाबियास क्या, बेसिकली आपके ट्राइब्स, आपके क्लैंस। ठीक है, अब इसने असाबिया को स्टेट के साथ लिंक किया। अब वो इसलिए लिंक करना जरूरी था क्योंकि ये एक सरकारी मुलाजिम था। उस वक्त की स्टेट में क्या पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, तो इसको डायरेक्टली इफेक्ट वो चीज कर रही थी। अब लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपने आप को बचाने के लिए जाहिर सी बात है, इसने एक चीज फॉर्मुलेट की कि असाबिया जो स्टेट में होती है, वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल में होती है ताकि अपनी पावर को अचीव कर सके। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, सब लोग चाहते हैं कि मैं पावर में आऊं,
आप आजकल भी पॉलिटिकल टर्मोइल देख रहे होंगे, हर किसी का यही सेंटर ऑफ एन पॉइंट होता है कि यार मैं पावर में आऊं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये भी वही चीज हो रही है जो थ्योरी ऑफ असाबिया में, थ्योरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन में खुलदून बताता है। अब दो फैक्टर ऑफ डिपेंडेंस होते हैं जी पावर की। असाबिया किस तरह जो है वो पावर में आता है, जब अपना दायरा बढ़ाता है, जब अपनी डोमेन बढ़ाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब एक असाबिया में आ जाएंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे, तो मैन पावर आ गया उसके पास। अब मैन पावर क्या करता है, लोगों को एक एक यूं समझ लें कि एक स्ट्रेंथ देता है। अब 100 वर्सेस 10 में 100 ही जीतेगा जी, जाहिर सी बात है, अनलेस वो एक इस्लाम में हमारे यहाँ वो बैटल ऑफ बदर है, हमारी एक एफिलिएशन है उसके साथ, वो एक गैबी मदद थी जी, वो दूसरी बातें। लेकिन जनरली जब आप देखेंगे तो 10 को 100 से मुकाबला करवाने के बाद आपको पता लगेगा कि 100 वाले जो लोग हैं वही ज्यादा पावरफुल हैं। एक तो चीज ये है जी, पावर इस पर डिपेंडेंट है कि ज्यादा नंबर ऑफ पीपल हो। उसके बाद लोगों में आपस में इंटेंसिटी कितनी है, उनका आपस में जो रिलेशन है, आपस में जो लिंक है, वो कितना स्ट्रांग है। अब उसको इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, असाबियास क्या करते हैं, क्लैंस क्या करते हैं जी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, असाबिया को स्ट्रांग बनाती हैं। असाबिया अलायंसेस बनाती है ताकि उसके जो लोग हैं वो नंबर ऑफ पीपल बढ़ सकें, और लोगों के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो भी स्ट्रांग हो सकें। तो फिर क्या होता है एंड में, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग असाबिया होती है वो एंड में आकर रूलर बन जाती है। अब ये एक साइकिल होता है फॉर राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत ही आसान साइकिल है। समझ लें जी, इसको 3 फेजेस होते हैं जी। एग्जैक्टली असाबिया आपका यूं समझ लें क्लैन ही है। असाबिया, मुख्तलिफ असाबिया, ट्राइब्स, ये सारी वही चीजें आप देखें ना। आपने एक मशहूर जो है वो ड्रामा देखा होगा जो कोरोना के दौरान हुआ था, आपका अर्थरुल। जी हाँ, उसमें भी आपने देखे होंगे मुख्तलिफ क्लैंस, मुख्तलिफ ट्राइब्स थे। वो भी क्या थे, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल में थे कि वो क्या कर सकें, हायर रैंक जो है उस तक पहुंच सकें, सरदार बन सकें, किसी बॉर्डर का सरदार बन जाए कोई कबीला, कोई कहीं का सरदार बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन में आती है। वो आपस में क्या करते थे, अलायंसेस भी करते थे, लड़ते भी थे, कभी कोई कोई आगे आ जाता था, कभी कोई आगे आ जाता था। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनती है आपकी। अच्छा, इसके 3 फेज होते हैं। सबसे पहले फेज में जी असाबिया राइज होती है, पावर गेन करती है। ठीक है, किस तरह पावर गेन करती है, वो कांस्टेंट स्ट्रगल में होती है, वो लोगों को इकट्ठा करती है, ढूंढती है, कॉमन पॉइंट्स देखती है, लोगों में अवेयरनेस डालती है, कर करा के वो आपस की अपनी मैन पावर बढ़ा लेते हैं। मैन पावर बढ़ाने के साथ साथ जो लोगों के बॉन्ड है उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, कई मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो जाते हैं, कई दूसरी और चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, असाबिया को स्ट्रांग बना देती हैं। यानी कि फर्स्ट फेज में वो दाखिल हो गई, वो अब कहां पर है, राइज में, वो पावर गेन कर लेती है। अब दूसरा फेज आता है, दूसरे फेज में उसकी डेवलपमेंट फेज होता है। अच्छा, हर ये जो फेज है आपका, ये 40-40 साल का फेज है अकॉर्डिंग टू इब्न खुल्दून। हर 40 साल बाद क्या होता है, आपकी रोटेशन होती है। असाबिया फर्स्ट फेज में इन हुई, 40 साल के बाद वो सेकंड फेज में जाएगी, यानी कि वो अब क्या होगी, स्टेबलाइज्ड हो गई। अब उसका डेवलपमेंट, तरक्याती काम उसमें जारी हैं। अभी वो एक कांस्टेंट जो है वो स्ट्रगल से निकलकर अभी वो कहां पर आ गई जी, स्टेबलाइजेशन में आ गई। अब तीसरा फेज आता है जब वो कहां पर जाते हैं, वो दुनिया की ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं, वर्ल्डली अफेयर्स उन पर हावी हो जाते हैं, गालिब हो जाते हैं। तो कोई दूसरा असाबिया आकर उनको क्या कर लेता है जी, टेक ओवर कर लेता है। तो फिर क्या हो जाता है, वो जो आपकी असाबिया है, वो जो क्लैन है आपका, वो डिक्लाइन में आ जाता है। तो ये 3 मेजर फेजेस बताए जी इसने, 40-40 साल के गैप के साथ ये चीज चलती है आपकी। और इसी तरह आपका राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू इब्न खुल्दून। ये था आपका सारा रिवीजन लेक्चर, छोटे छोटे टॉपिक्स थे। इतने ज्यादा बड़े टॉपिक्स पर अगर अलग अलग से इंडिविजुअली बात करना बैठे तो आपका यूं समझ लें कि 1-1 घंटा हो जाएगा। लेकिन
आपकी रिवीजन लेक्चर के लिए मैंने ये चीज आपके लिए रखी। बाकी आपके एवेल्युएशन को अगर एवेल्युएशन का वो है जो मैंने अनाउंस किया था सर के ग्रुप में, उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर लें, आपको जो है वो मिल जाएंगी जी। कुछ मैं मटेरियल कभी कभार शेयर कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जी आपकी। ये आपका छोटा सा लेक्चर था। हमने देखा कि बिहेवियरलिज्म जो अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें मेजर जो है आपका इंडिविजुअल को सेंटर ऑफ एनालिसिस बनाया जाता है, उस पर फिर साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। ये जरा क्रक्स सुन लीजिएगा जी जरा बातों का। इंडिविजुअल को सेंटर ऑफ एनालिसिस बनाकर साइंटिफिकेशन करके एंड में फिर सोशो पॉलिटिकल जो रियलिटीज हैं उसको अंडरस्टैंड करना, ये मेजरली आपका बिहेवियरलिज्म है। ठीक है, इंडिविजुअल को सेंटर ऑफ पॉइंट बनाकर साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना उस पर, ताकि आप सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज को अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हमने इकबाल साहब को उसका पॉलिटिकल थॉट देखा। उसमें जो है वो हमने ये देखा कि मेजरली उन्होंने जब इस्लामिक नेशनलिज्म की बात की तो उन्होंने इसको डिस्टिंक्टिव करार दिया फ्रॉम यूरोपियन सोसाइटी। उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट की, जिसमें उन्होंने बताया कि उम्मा किस तरह जो है वो आपकी मुस्लिम उम्मा में क्या यूनिफिकेशन के जो है वो आंसर है। उसके बाद जब खुद ही को अचीव करना होता है तो उसके क्या मेथड्स हैं, जिसमें हमने देखे एक फकर का मेथड होता है, एक जो है वो आपका इश्क के थ्रू आप वो अपना खुद ही जो है वो अचीव होती है। क्योंकि इश्क के थ्रू क्या, किस लिए, क्योंकि दिल में आपके कौन रहता है, अल्लाह रहता है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो अल मवर्दी जो हमने डिस्कस किया, उसको आपने रिवीजन किया हमने, जिसमें हमने देखी उसकी 7 क्वालिफिकेशंस हैं। 7 छोटी सी क्वालिफिकेशन थी, वही क्वालिफिकेशन कनेक्ट कर रही हैं आपकी किसके साथ, फंक्शंस के साथ। सिंपल जस्टिस डिस्पेंस करना, रिच और पुअर के दरमियान कोई फर्क ना करना, खुद जाकर लड़ना, ये सारी चीजें क्या करती हैं आपकी, उसको मजबूत बनाएंगी आपकी एम्पायर को, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इमामत। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो एंड में इब्न खुल्दून साहब की थ्योरी देखी, जिसमें वो बताते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन कि एक असाबिया 3 फेजेस में होती है। सबसे पहले वो राइज के फेज में होती है, जिसमें वो पावर गेन करती है, अलायंसेस बनाती है, ये सारी चीजें करती है। उसके बाद 40 साल गुजर जाते हैं तो वो अपने आप को स्टेबलाइज कर देती है, वो एक ऐसे फेज में दाखिल हो जाती है जिसमें वो स्टेबल हो जाती है। थर्ड फेज आता है उसका डिके का। अब वो डिके की वजह क्या होती है, क्योंकि वो वर्ल्डली अफेयर्स में पड़ जाते हैं, उसकी अशराफिया, ठीक है, उन पे जो है वो दुनिया की जो चीजें हैं वो गालिब आ जाती हैं, ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए फिर वो क्या कर देते हैं, उनका जो है वो डिके आ जाता है, वो डिक्लाइन चले जाता है। ये था जी रिवीजन लेक्चर। अब आपको जिनको जिनको स्लाइड्स चाहिए वो मैंने वहां पर लिख दिया जी नंबर, और जिनको इवैल्यूएशन करवानी है जी मेजरली, ये मैंने उनके लिए लिखा था। जिनको करवानी है वो अपना नोट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। मैंने शेयर करवा दिया था ग्रुप में, ये सारी चीजें हो गई थी। अब आप ये बताएं कि आपको फायदा हुआ जी रिवीजन लेक्चर के साथ, या आपको मजा आया? अच्छा, चलिए जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि